Good morning, students. Today we discuss about evaluation devices. Evaluation devices इनको मूल्यांकन तकनीक या मूल्यांकन उपकरण भी बोलते हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और इवैल्यूएशन की नीड। अब हम करेंगे इवैल्यूएशन के डिवाइसेस जो आपकी 4th यूनिट में है, बीएड फर्स्ट ईयर की में, टीचिंग एंड लर्निंग में। इवैल्यूएशन डिवाइसेस यानी मूल्यांकन तकनीकें। क्या होती है मूल्यांकन तकनीक? मूल्यांकन तकनीक वो होती हैं जिन साधनों की सहायता से अध्यापक बालकों की प्रगति तथा अनुदेशन प्रक्रिया की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उनको क्या कहते हैं? मूल्यांकन तकनीक कहते हैं। यानी क्या कहना चाहता है इसमें? कहता है कि अध्यापक बच्चों की प्रगति के बारे में जानने के लिए जो भी साधन का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? मूल्यांकन तकनीक। मूल्यांकन तकनीक में आपकी 3 टाइप्स हैं, ओरल, रिटन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये 3 हैं डिवाइसेस। इससे अलावा एक ऑब्जर्वेशन भी है, आज हम ये करेंगे। ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट क्या होता है? ओरल टेस्ट मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें बातचीत द्वारा प्रश्न तथा उत्तर लिखने की अपेक्षा बोले जाते हैं। ओरल से ही पता चल रहा है कि इसमें बोले जाते हैं। मौखिक परीक्षाओं से विद्यार्थियों में ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकास होता है। वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने की जो उनकी एबिलिटी है उसका भी क्या होता है? विकास होता है। इससे विद्यार्थियों को अपनी प्रभावशीलता, उच्चारण, अपनी शक्तियों तथा ज्ञान संबंधी निर्णय लेने में सुगमता रहती है। ठीक है, तो मौखिक क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी क्या जैसे और एग्जाम्पल कैसे हैं? जोर से बोलना, तैयार प्रश्नों को पूछना। क्लास में टीचर साहब को कहता है जोर से बोलो, जैसे लेसन पढ़वाते हैं आगे आपसे, आपको खड़ा करके जोर से बोलते हैं, बाकी बच्चे सुनते हैं। तैयार प्रश्नों को पूछना, जो भी आपने क्वेश्चन लर्न किए हैं या तैयार किए हैं उनको टीचर पूछता है, वो आप क्या है बोलकर बताते हैं। सामान्य बातचीत, क्लास में बातचीत चलती हैं। तैयार प्रकरणों पर बातचीत करना, चित्रों पर प्रश्न करना, कोई चित्र है आपकी क्लास में उसके ऊपर बातचीत करना, सामान्य प्रश्न, इस तरह के क्या है मौखिक प्रश्न किए जाते हैं। बातचीत के माध्यम से परीक्षार्थियों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उनका परिचय प्राप्त तथा उनका भय आदि दूर हो सके। मतलब कि क्या चाहते हैं इसमें टीचर? इसमें टीचर्स ये चाहते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या है अपने परिचय देने की एबिलिटी का विकास हो, और दूसरा उनका क्या है डर जो है अंदर का बोलने का वो डर दूर हो। ऐसे परीक्षक तथा परीक्षार्थियों के बीच सहज संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे छोटे प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थी तुरंत तथा थोड़े समय में ही दे सके। इससे परीक्षार्थियों की रुचि के अनुकूल प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रों पर भी प्रश्न विद्यार्थियों की कल्पना की अभिव्यक्ति की परीक्षा ही करते हैं। ठीक है, तो आपको मौखिक परीक्षाओं के बारे में समझ में आ गया। तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी? इसकी विशेषताएं हैं भाषा तथा विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे परीक्षार्थी आसानी से उत्तर दे सके। भाषा और विषय वस्तु क्या है? ऐसी इजी या ऐसे समझ आने वाली होनी चाहिए जो परीक्षार्थी आसानी से उनका आंसर दे सके। परीक्षण में निहित संदर्भ को स्पष्ट करना चाहिए, मतलब परीक्षण में क्या पूछा गया उसको हमें स्पष्ट करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणादायक समस्याओं को देना चाहिए। विद्यार्थी के सामने ऐसी समस्या रखनी चाहिए जिससे कि उसको प्रेरणा मिले कि वो आगे बोले, ताकि विद्यार्थी तुरंत प्रक्रिया कर सके।
मौखिक परीक्षा में धर्म संबंधी विवाद उठने की संभावना नहीं होनी चाहिए, यानी धर्म से रिलेटेड कुछ भी विवाद नहीं होना चाहिए। प्रश्नों में स्पष्टता होनी चाहिए तथा ये दोनों अर्थों को प्रकट करने वाले ना हो, यानी दो अर्थ कि इसका मतलब ये भी निकले वो भी निकले, दो अर्थ प्रकट करने वाले ना हो। इसकी मेरिट्स क्या होंगी? मौखिक परीक्षा से विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास होता है, इससे समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, ये इसके मेरिट्स हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को ठीक तरह समझने के योग्य होता है, वो उसके बारे में जानने लगता है। अध्यापक को विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को पहचानने में भी सहायता मिलती है कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसकी विभिन्नता करने में भी अध्यापक को क्या है, सहायता मिलती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी लिखने की योग्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। आपकी जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में क्या है, ओरल वर्क ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी लिखने की क्षमता इतनी विकसित नहीं होती। इससे विद्यार्थी विचारशील बनते हैं। अध्यापक बातचीत के माध्यम से विद्यार्थी को परामर्श द्वारा प्रेरणा देने में सहायता करता है। मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा का एक प्रतिस्थापन है, इससे विद्यार्थियों की आत्म अभिव्यक्ति योग्यता का विकास होता है। अब इसकी मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगी। फर्स्ट है, मौखिक परीक्षा की सभी विद्यार्थियों के लिए सफल नहीं है। सभी विद्यार्थियों के लिए सफल क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें आगे बोलने में शर्म आती है, वो बोल नहीं पाते, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो क्या है, उनके लिए ये जो है मौखिक परीक्षा सफल नहीं हो पाती। इससे व्यक्ति के सभी पक्षों की जांच नहीं की जा सकती, जैसे मानसिक शारीरिक जो है सभी पक्षों की मौखिक परीक्षा से हम जांच नहीं कर सकते। इसमें शर्मीले विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने में असफल हो जाते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई आती है। इसमें पक्षपात की संभावना अधिक होती है कि जिसको आता है टीचर्स उससे ही पूछ ले, तो पक्षपात की इसमें संभावना ज़्यादा होती है। इस विधि में समय तथा शक्ति अधिक लगती है क्योंकि इसमें एक एक बच्चे से पूछा जाता है, तो इसमें समय अधिक लगता है और शक्ति भी हमारी ज़्यादा लगती है। जो विद्यार्थी स्वयं को मौखिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, ऐसे विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, क्योंकि रियल में क्या पता वो ज़्यादा अच्छे जानते हों किसी चीज़ के बारे में, लेकिन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। इससे विद्यार्थी विश्लेषण शक्ति का विकास नहीं हो कर पाते, इससे विद्यार्थियों की लिखने की क्षमता का विकास नहीं होता। तो ये थे डिसएडवांटेज। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्या होता है? अब रिटन टेस्ट के बारे में, रिटन टेस्ट में विद्यार्थी को लिखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। उसमें विद्यार्थी अपने विचारों को अच्छे से लिखता है जो उसके मन में आता है, यानी पूरी स्वतंत्रता होती है उसको लिखने की। तो विद्यार्थी अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाता है। क्या होते हैं निबंधात्मक परीक्षाएं? तो यानी रिटन टेस्ट क्या होती हैं? रिटन टेस्ट जो होती हैं वो परीक्षाएं होती हैं जिनमें विद्यार्थी को प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में, ये तो आपका था। उसके बाद रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में है विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में लिखने होते हैं। आपका जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो आपको विस्तृत रूप में लिखने होते हैं। आप उसमें अपने विचार भी डाल पाते हैं, काफ़ी सारे आपके व्यूज़ डालते हैं। तो जिसमें विद्यार्थियों को प्रश्नों के उस उत्तर जो हैं विस्तृत रूप में लिखने होते हैं। इस परीक्षा की सहायता से बच्चों द्वारा जो अर्जित विषय संबंधी ज्ञान, एक कुशलता आदि की विस्तृत एवं गहन रूप से जाँच हो सकती है। ठीक है, तो इसकी भी कुछ एडवांटेज होंगी और कुछ डिसएडवांटेज। तो इसकी एडवांटेजेस हैं हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ एसे टाइप या रिटन टेस्ट। जो हमारे रिटन टेस्ट में है, दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक एसे टाइप होता है। तो एसे टाइप टेस्ट की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? वो व्यवहारिक होती हैं, मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करती हैं, अध्ययन की अच्छी आदतों का विकास करती हैं, मितव्ययी होती हैं, सुविधाजनक होती हैं, आत्म अभिव्यक्ति की उनमें स्वतंत्रता होती है। डिटेल में करते हैं। व्यवहारिकता क्या होती है?
व्यवहारिकता में क्या होता है, निबंधात्मक जो परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की रचना की जाती है तथा परीक्षा की व्यवस्था करना जो है आसान होता है, क्योंकि एक साथ अनेक विद्यार्थियों की परीक्षा ली जा सकती है। मानसिक क्षमताओं का परीक्षण, ये परीक्षाएं विद्यार्थियों की मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों की जांच करने में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अध्ययन की अच्छी आदतों का विकास करती है। इस प्रकार की परीक्षाएं द्वारा छात्रों से में पाठ की रूपरेखा बनाने तथा ज्ञान के विभिन्न अंगों के संबंध में स्थापित करने हेतु लाभदायक प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा दी जा सकती है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए क्या तत्पर होंगे, उनमें पढ़ने की आदत का विकास होगा। मितव्ययी, निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा हजारों विद्यार्थियों की जांच एक ही समय में हो सकती है। इसके अतिरिक्त उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी एक साथ किया जा सकता है। इससे क्या है, समय, शक्ति और धन की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधाजनक। ये परीक्षाएं अध्यापक व विद्यार्थियों दोनों के लिए सुविधाजनक होती हैं। प्रश्न पत्र बनाने व उत्तर पुस्तिका चेक करने में किसी विशेष योग्यता व परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निबंधात्मक परीक्षाएं छात्रों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो बच्चे मौखिक परीक्षाओं में शर्मीले स्वभाव के कारण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उनके लिए ये परीक्षाएं बहुत उपयोगी होती हैं। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये परीक्षाएं वैध नहीं होती, अनुमानित होती हैं, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती हैं, समय और ऊर्जा की आवश्यकता, परीक्षाएं कम विश्वसनीय हैं, तनाव व चिंता का वातावरण उत्पन्न करती हैं। वैचारिकता, डिटेल में ये परीक्षाएं वैध नहीं हैं। ये परीक्षाएं वैधता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती? इसमें कई अनुचित तथा अनावश्यक तत्वों को शामिल किया जाता है, जैसे लिखावट, भाषा, शब्दों की गुणवत्ता आदि। उसमें आपकी राइटिंग देखी जाती है, आपने कैसी भाषा यूज़ की है, शब्दों को कैसे लिया है, ये सब देखा जाता है। अनुमान, कई बार बच्चों को सही उत्तर ना आने के कारण वे अनुमान से उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा गया है और वो अनुमान के हिसाब से अपना कुछ भी लिखने लग जाते हैं। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, ये परीक्षाएं छात्रों में वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। इससे बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे इसमें क्या है, गैस लगा लेते हैं कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेते हैं, यानी उनमें रटने की प्रवृत्ति का जो है विकास होता है। समय और ऊर्जा की आवश्यकता, इसके लिए उत्तर लिखने, यानी विद्यार्थी जो उत्तर लिखता है उसको भी, और उत्तर पुस्तिका की जांच करने में, यानी जो टीचर उसको जांच करता है या चेक करता है, दोनों के लिए क्या है, समय और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। परीक्षाएं कम विश्वसनीय होती हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम जो हैं सदैव एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि टीचर को चेक करने के लिए दिया जाता है तो वो कुछ उसके मार्क्स देता है, दूसरे टीचर को वही दिया जाता है तो उसके थोड़े मार्क्स चेंज हो जाते हैं, यानी परिणाम सदैव एक जैसे नहीं रहते। एक अध्यापक जिसने एक उत्तर पुस्तिका की जांच की है उसे दोबारा वही उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए दी जाए तो उसके अंकों में अंतर मिलेगा। वही टीचर भी चेक करे तो भी उसके अंकों में क्या है, अंतर मिलेगा। नेक्स्ट है वैचारिकता। निबंधात्मक प्रश्नों के प्राय एक अर्थ नहीं होते। एक ही प्रश्न का दो छात्र अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इस प्रकार परीक्षकों के भी एक ही प्रश्न के अलग अलग अर्थ होते हैं, यानी अलग अलग अर्थ होंगे तो वो भी क्या है, गलत निकलते हैं हमारे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे अलावा भी हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसे टाइप हो गए, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप। आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं,
निम्नात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनके दोष को देखते हुए कई अन्य प्रकार की शिक्षा का निर्माण किया गया, जिसमें जो है छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनके उत्तर में या तो कुछ शब्द ही लिखते हैं या फिर किसी प्रकार की या फिर कोई चिन्ह विशेष बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है निश्चित होते हैं। परीक्षकों को इनका मूल्यांकन करने में किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट नहीं होती, क्योंकि उनका क्या है, निश्चित एक उत्तर होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। हमारा 3 डिवाइसेस होते हैं, ओरल, रिटन और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ओरल में हमारा जो है आपको बता दिया, रिटन में ऐसे टाइप, जो एक तो ओरल हो गया, एक रिटन हो गया। रिटन के 2 पार्ट हैं, एक ऐसे टाइप, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको बता दिया गया है कि इन प्रश्नों के जो है निश्चित उत्तर होते हैं और प्रेक्षकों को इनका मूल्यांकन करने में किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट नहीं होती, क्योंकि इनका एक निश्चित उत्तर होता है। तो इसके टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हैं वो किस टाइप के हैं, वो ये हैं आपकी सरल पुनः स्मरणात्मक प्रश्न, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चन। ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बच्चे अपनी स्मरण शक्ति से देते हैं। सामाजिक अध्ययन में नए प्रश्नों के परीक्षणों में यही सर्वसाधारण रूप है, जिसमें एक ही सीधा प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर भी एक होता है। जैसे पानीपत की लड़ाई कब हुई, भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो जैसे भारत कब स्वतंत्र हुआ या पानीपत की लड़ाई हुई, इसका एक ही उत्तर है ना कि 15 अगस्त 1947। तो ये एक उत्तर है, आप कुछ और तो नहीं बोलोगे इसकी जगह। तो ऐसे ही भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है, ये सबका एक उत्तर है, यानी एक प्रॉपर उत्तर है। नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति प्रश्न से सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन। इन प्रश्नों के वाक्यों में 1 या 2 स्थान रिक्त छोड़ दिए जाते हैं और बच्चे अपने स्मरण शक्ति के आधार पर उनकी पूर्ति करते हैं। आपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स अपने किए होंगे कभी छोटी क्लास में, जैसे कनवाहा का युद्ध डैश तथा डैश के मध्य हुआ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डैश ईस्वी में हुआ। तो ये क्या आपके बीच में डैश छोड़ दिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकृत प्रश्न। वर्गीकृत प्रश्न, इसमें क्या होता है, ये वे प्रश्न होते हैं जिनमें किसी एक वर्ग की वस्तु का नाम दिया जाता है और उनके बीच में उस वर्ग के अतिरिक्त किसी और चित्र का नाम भी लिख दिया जाता है। छात्रों को इस वर्ग में से उसे अलग करना होता है और इस प्रकार के प्रश्न में पहचान का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। यानी कि आपको देते ना, एक तो सारे सेम और एक और देते हैं, तो उसमें से अलग छांटना। तो ये क्या है, इसको वर्गीकृत प्रश्न कहते हैं। आपके पेपर में भी आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 3 एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है, तो छांटना होता है। नेक्स्ट है सत्यासत्य प्रश्न, ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। इसमें आपने राइट रॉन्ग किए होंगे क्वेश्चन। ये वे प्रश्न हैं जिनमें कुछ सत्य और असत्य सूचनाएं एक साथ लिख दी जाती हैं। इनके उत्तर में सत्य सूचनाओं के आगे राइट का चिन्ह लगा दिया जाता है और अथवा हाँ लिख दिया जाता है, और असत्य सूचनाओं के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है या फिर ना लिख दिया जाता है। तो 4 टाइप की ये होगी आपकी, कौन से हैं ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे ये एग्जाम्पल हैं, जहांगीर बाबर का पुत्र था, राइट या रॉन्ग आपको बताना है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, राइट या रॉन्ग, ये क्या है आपको राइट या रॉन्ग में करना है। 5th है बहुविकल्प प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी श्रेणी में वे प्रश्न आते हैं जिनमें किसी एक प्रश्न अथवा समस्या के अनेक समाधान विद्यार्थियों के सामने रख दिए जाते हैं और उन्हें सही हल पर चिन्ह लगाना पड़ता है। अब जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानों द्वारा होता है, या 4th भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो इनमें से आपको क्या है, एक टिक लगाना है कि कौन सा सही है। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल आप एचटेट सीटेट वगैरह में आते हैं, वो इस टाइप के। फिर 6th है समरूप प्रश्न, मैचिंग टाइप क्वेश्चन।
इन प्रश्नों के दो भाग होते हैं, एक और कुछ शब्द, विचार और वाक्य रख दिए जाते हैं, दूसरी ओर उनका उत्तर या उससे संबंधित सूचनाएं बिना किसी क्रम के रख दी जाती हैं। परीक्षार्थी दोनों में मिलान करके उन्हें ठीक क्रम में मिलाता है। इस प्रकार के प्रश्न उस समय अत्यंत सहायक होते हैं जब हम किसी विशिष्ट सूचना को परीक्षा लेना चाहते हैं और जहाँ पर पुनः स्मरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके द्वारा दो तथ्यों में संबंध स्थापित करने की योग्यता, ये तथ्यों का वर्गीकरण करने की जांच भी भली भांति हो सकती है। जैसे अब इनसे मैच करना है, राजधानी, कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, मैच करना है। घटना, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, ये सब क्या है, मैच करना। इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। 7th पॉइंट है हमारा चुनाव और फुर्ती प्रदान करना, मल्टीपल चॉइस एंड कंप्लीशन क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुविकल्प प्रश्न के योग से बनाए जाते हैं। इसमें जैसे पानीपत की पहली लड़ाई में ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक टिक करना है, तो ये क्या है, मल्टीपल चॉइस एंड कंप्लीशन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके 7 टाइप के क्या थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन परीक्षाओं में जो है वैधता होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देना होता है, जिससे क्या कारण है, इसकी जांच आसानी से हो सकती है और अध्यापक पहली बार भी चेक करे या दूसरी बार चेक करे, क्या है, सेम आंसर सेम अंक आएंगे। तो क्या है, ये एक वैध है। छात्रों का वर्गीकरण संभव होता है, इसके द्वारा भी छात्रों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन अच्छा जानता है, कौन कम जानता है। पूरे पाठ्यक्रम पर प्रश्नों की रचना होने और प्रश्नों के प्रकार में विविधता होने के कारण इनकी सहायता से छात्रों का जो है वर्गीकरण हम आसानी से कर सकते हैं। विश्वसनीयता होती है इसमें, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं पूर्ण रूप से विश्वसनीय होती हैं। यदि प्रश्न पत्र बनाते समय सावधानी रखी जाए तो प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं। जब प्रश्नों का रूप निश्चित होता है तो मूल्यांकन भी निश्चित ही होगा। तो ये क्या है, विश्वसनीय है। व्यवहारिकता है, कई शिक्षार्थी का मत है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं व्यवहारिक नहीं हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की रचना करना बड़ा कठिन है और इनका प्रयोग भी कठिन है, परंतु यह गलत धारणा है। थोड़े अभ्यास से ही परीक्षणों को सरलता से बनाया जा सकता है। ओके, तो परीक्षक को धोखा देने की संभावना कम होती है, क्योंकि एक आंसर होता है इसमें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक शब्द या वाक्य की आवश्यकता पड़ती है, अतः यह संभव नहीं है कि अध्यापक को धोखा दे सके। निम्नात्मक प्रकार के परीक्षाओं में क्योंकि छात्र प्रश्नों के लंबे लंबे उत्तर देते हैं, इसलिए वे अध्यापक को धोखा दे सकते हैं। असंबंधित कारकों का कोई स्थान नहीं। इस प्रकार की परीक्षाओं में असंबंधित कारक जैसे लेखन है, आपकी हैंडराइटिंग वगैरह, स्पीड, ये सब जो है धोखा देना है, सब क्या है, कोई इनका स्थान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा संबंधी त्रुटियां बाधक नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में लंबे लंबे कोई आंसर उनके होते नहीं, तो इसलिए भाषा संबंधी त्रुटियां उसमें बाधक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे गुणों का विकास। निबंधात्मक परीक्षाओं में तो प्राय स्मरण शक्ति और रटने की जांच होती है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं रटने के स्थान पर समझ को अधिक प्रोत्साहन देती है, क्योंकि एक बच्चे ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो छोटे से छोटा आंसर अच्छे से देख सकता है। लेकिन क्या है, ऐसे टाइप में वो अपने विचार लिखता जाता है, तो उससे क्या है, उसकी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो रटने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा हो जाती हैं और छात्रों के अंदर कुछ गुण जैसे विचार, अवलोकन, संक्षिप्त रहना आदि को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है थकावट कम। एक विशेषता ये भी है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में थकावट कम होती है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर इतने लंबे नहीं होते, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षाओं के 5 प्रश्न के बराबर नहीं होते, जैसे क्योंकि इन परीक्षाओं में कम लिखना होता है, इसलिए ये कम थकाने वाले होते हैं। उसके बाद है डिफेक्ट। अब इसकी डिमेरिट्स भी होंगी। क्या होगा इसकी डिमेरिट्स? फर्स्ट है उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं की अवहेलना। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रयोग से बालकों में तर्क, चिंतन, अभिव्यक्ति आदि का ना के बराबर स्थान है। इस प्रकार विषय वस्तु
का संगठित करने, विचार का तार बनाना, मौलिकता और कल्पना शक्ति के प्रयोग में का इसमें बहुत कम स्थान है। इस प्रकार की परीक्षाओं में न छात्रों में व्यापकता वाली व्याख्या तथा विचार अभिव्यक्ति की योग्यता का पता चलता है और न ही छात्रों के व्याकरण, ज्ञान, शब्द चयन और शुद्ध लेखनी जैसी बातों का पता चलता है। यानी कि उच्च स्तरीय उसमें मानसिक क्रियाओं की अवहेलना की गई है। प्रश्नों का निर्माण करना कठिन है। रुचि और अभ्यास न होने पर इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए प्रश्नों का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण में बहुत अधिक श्रम तथा समय लगता है, क्योंकि हम जैसे जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो तो इजीली हम बना देते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी समय भी लगता है और हमारा पूरा टाइम भी लगता है और पूरी शक्ति भी लगती है। नकल करने की अधिक गुंजाइश। ऐसे देखा गया है कि इस टाइप में नकल जो है ईजिली हो जाती है। बच्चा आसानी से, क्योंकि एक वर्ड पूछना होता है, आगे पीछे से पूछ लेता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में नकल बहुत होती हैं। अनुमान कार्य और धोखे को प्रोत्साहन मिलना। इसमें क्या है, अनुमान कार्य और धोखे को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उसको ऑप्शन मिले हुए हैं तो वो अनुमान लगा लेता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस प्रकार की परीक्षाओं का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अनुमान और धोखे को प्रोत्साहन मिलता है। विशेषकर हाँ या ना या फिर सत्य असत्य की परीक्षाओं में लगभग आधे से ज़्यादा उत्तर जो हैं ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यदि छात्र सभी प्रश्नों के आगे सत्य या असत्य दोनों में से को लिखता है, कोई एक को लिखता है तो कुछ ना तो उसमें से आधे तो ठीक ही होंगे। इन परीक्षाओं में छात्र द्वारा नकल की गुंजाइश भी रहती है। खर्चीली एवं अत्यधिक समय लेने वाली, ये कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को आयोजित करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की परीक्षाओं को संपन्न करने में पैसा भी बहुत खर्च होता है। इनकी छपाई में समय अधिक लगता है और ये महंगी भी होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लगेंगे, छपाई का भी और पेज भी अधिक लगते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है ये। इन परीक्षाओं में गलत उत्तरों को ठीक उत्तरों के साथ मिला दिया जाता है। छात्रों को अपरिपक्व बुद्धि द्वारा उन गलत उत्तरों को स्वीकारने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसलिए ये परीक्षाएँ जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित हैं। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ निदानात्मक नहीं होती। इस प्रकार की परीक्षाएं वास्तव में निदानात्मक नहीं होती। इस बात को यह स्पष्ट नहीं कर सकती कि छात्र की तर्क प्रक्रिया कहाँ पर गलत है और कहाँ पर वह तर्क से काम ना लेकर अनुमान से काम करने लगता है। यानी ऐसे टाइप में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चे को कहाँ पर पता है और कहाँ पर वो अनुमान से काम ले रहा है। नेक्स्ट है, कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता। इस प्रकार के जो है पेपर्स बनाने के लिए कुशल व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी। निम्नात्मक परीक्षाओं की भांति वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी चरित्र निर्माण के पक्ष की जांच नहीं कर सकती। उससे हमें चरित्र निर्माण के पक्ष की उससे जांच नहीं कर पाते हम। इस प्रकार की परीक्षाएं ज्ञान की दोहराई की परख करने में सक्षम नहीं हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप छात्र पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक एवं साहित्यिक पुस्तकों की अवहेलना करने लगते हैं। ओके, तो ये था आपका इवैल्यूएशन डिवाइसेस। थैंक यू। कल हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। थैंक यू।